मैं सीधे तरीके से बताऊंगा कि कैंगन आशुरा के शायद 1 घंटे बाद या फिर हाँ या फिर नहीं, मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से मेरी ऑडियंस में 80% ऐसे होंगे जिसके लिए शायद वो एनिमे काफ़ी यूनिक हो सकते हैं। मतलब कि जो न्यू सीरीज में स्टार्ट करने को जा रहा हूँ, तो उससे चेकआउट करना ना भूलिएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। तो हमारी एपिसोड की शुरुआत जोस्के और ओकियासु से होती है, जहाँ पे ओकियासु काफी सीरियस होके कहता है, क्या तुमने हाजामाडा से उस शख्स के बारे में पूछा जिसने मेरे भाई का कत्ल किया है? तो जोआ में जोस्के भी उसे सीधा सीधा कह देता है कि उसे इलेक्ट्रिक बास्टर के बारे में कुछ नहीं मालूम। यह सुनने के बाद ओकियासु पहले से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के कहने लगता है, क्या पता अगर वो तुमसे झूठ बोले, क्या तुमने उसे उस हद तक टॉर्चर किया है कि वो अपनी जबान पे कायम रहे? जोस्के उससे अपनी बात पे यकीन दिलवाते हुए कहता है, अगर उससे पता होता कि वो शख्स कौन है या फिर कैसे दिखता है, तो शायद अभी तक हाजामाडा जिंदा भी ना होता। जो सुनने के बाद ही ओकियासु के जहन में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, वाकई में शायद वो ठीक ही कह रहा है, वरना उससे पता होता तो यकीनन उसका अंजाम भी उसके बड़े भाई की तरह ही होता। खैर यार, जोस्के उससे आके बोलता है, लेकिन हाँ, उसे जरूर उसकी शख्सियत तो नहीं मालूम, मगर उसने एक काम की बात भी कही थी, जो कि उसने कहा था कि स्टैंड यूजर एक दूसरे को अपनी तरफ खिंचाव भी करते हैं, चाहे जरूर यूजर एक दूसरे को जानते भी ना हो सकता है शायद वो तुम्हारा पड़ोसी हो। दरअसल मोरियो एक बहुत छोटा टाउन है, यहाँ पे फिलहाल किसी को भी स्टैंड यूजर की सही तादाद तो नहीं मालूम, मगर वो जो मर्जी कर ले वो जरूर सामने आके ही रहेंगे। तो उस इलेक्ट्रिक बास्टर्ड को भी ये बात ही मालूम है, यही वजह के कारण वो सबसे बढ़ के यही चाहता है कि तुम लोग बस कहीं गायब हो जाओ। तो यही बात जो उसके ओकियासु को समझा रहा होता है। हालांकि इतना कुछ सुनने के बाद भी ओकियासु छोटा दिमाग वाला कहता है, अगर यही बात है तो वो अभी तक हम पे हमला क्यों नहीं कर डालते? तो इसके भी जवाब में जोस्के उसे समझाते हुए कहने लगता है, वो ऐसी सूरत में तो जरा भी कभी भी शायद ना हमला करे, वो काफी एहतियात से काम ले रहे हैं। तो इसका मतलब वो तभी हमला करेंगे जब ये बात यकीनी हो कि जीतने वाले वही होंगे। फिर इन्हीं सभी बातों में जोस्के और ओकियासु कुइची को किसी कैफेटेरिया में पाते, पर ना कि वो सिर्फ कुइची को पाते बल्कि उसके साथ अपनी स्कूलमेट को भी पाते, जो देख के ना के ओकियासु बल्कि जोस्के भी हैरान हो जाता है। वो दोनों कुइची और उस लड़की को छुपके से कोरी जा रहे होते हैं। तभी ओकियासु कहने लगता है, ये लड़की तो मेरी क्लासमेट है, इस लड़की का नाम योकाकु यामागिशी है। इसी दौरान उनकी बातें सुनने के लिए यासु और जोस्के थोड़ा और करीब आते हैं कि वो दोनों सुनते हैं वो लड़की योकाकु कोइची को फाइनली अपना लव कन्फेस करती है, जो देख के ओकियासु से तो रहा ही ना जाता। इससे पहले ओकियासु की चीख उनके कानों तक भी जाती, जोस्के उसे काबू कर लेता, जबकि दूसरी ओर कोइची भी अंदर ही अंदर से काफी खुश होता है कि आज तक कभी उसे ये यकीन नहीं होता कि कोई लड़की उसके पास आके उससे अपना लव कन्फेस करेगी। तो यार वैसे तो ये सब कुछ काफी देर ले लेगा, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये सब कुछ देख के ओकियासु भी खून के आंसू रोने लगता है। वो एक वक्त में तो काफी जेलसी भी फील कर होता है, पर वो कुइची के लिए काफी खुश भी होता है। योकाकु कुइची की मजीद तारीफें करते हुए कहती है कि तुम्हारा फेस काफी शार्प है, तुम काफी हिम्मत वाले हो, और इन सबसे बढ़ के जब तुम हंसते हो काफी क्यूट लगते हो। हालांकि ये सब सुनने के बाद जोस्के भी उसकी बात से एग्री करता है। योकाकु मजीद बोलती है, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है जो कि एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाता है। तक कुछ सुनने के बाद कोची भी काफी हैरान हो जाता है। इन सब के बाद योकाकु अपनी नजरें झुकाते हुए काफी मायूसी से कहने लगती है, हालांकि तुम तो मुझ जैसी घरेलू लड़कियों से नफरत करते होगे, इसके लिए मैं तुम्हें कसूरवार भी नहीं ठहराती। तो कुइची भी तुरंत से इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मामला इसी तरह इधर उधर दौड़ रहा होता है। कुइची का उसके कन्फेस के आगे कोई जवाब नहीं होता, ना कि वो उसे टाल पा रहा होता है और ना ही वो उसे हाँ कह पा रहा होता है। कि इन्हीं सब में हमें योकाकु की असली परछाई दिखती है। योकाकु काफी bizarre तरीके से अपने असली रंग दिखाते हुए उससे कहने लगती है, बता भी दो तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। ये देख के तो सबके रंग उड़ जाते हैं। खैर यार, वो लड़की माफी मांगते हुए वहां से जाने लगती है। जाते जाते भी वो कहती है, क्या तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहोगे? ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। पैर पीछे बैठे ओकियासु जोस्के से कहने लगता है, था नहीं क्यों कि मेरी जेलसी एकदम से खत्म हो गई। तो जोस्के भी आगे से कहने लगता है,
हम ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे हमने कुछ देखा तक नहीं। उसके जाने के बाद कोइची आइस कॉफी को फिनिश करने लगता है कि वो अपनी आइस कॉफी में काफी ज्यादा बाल पाता है। अलबत्ता जोस्के भी वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो भी इस बात को नोटिस करता है और उसे हाजामाडा की बात याद आने लगती है। ये स्टैंड एक दूसरे को अपनी तरफ खिंचाव करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक नए दिन की शुरुआत होती है। केमिस्ट्री की क्लास खत्म होने के बाद कोइची लैब की सफाई कर रहा होता है। कोइची अपने ध्यान में लैब की सफाई कर रहा होता है कि पीछे से तुरंत से युकाकू आती और वो कोइची के चीखे निकाल देती है। खैर युकाकू उससे माफी मांगती है कि कल जो भी हुआ उससे भूल जाए। उससे मजीद बोलती है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। इस बात से कोइची एग्री करता है। इसके चलते ही युकाकू उससे अपनी तरफ से एक प्रेजेंट देती है। आके सिर्फ इतना बल्कि वो कोइची के लिए लंच भी लाई होती है और उससे अपने हाथों से ही खिलाने लगती है। जबकि कोइची उससे इनकार करना चाहता होता है कि अगर कोइची ने उसके हाथ से खा लिया तो ये भी एक तरह की उसका लव कन्फेस में हाँ कहना होगा, और अगर उसने इनकार कर डाला तो शायद वो जिंदा घर वापस ना जाए। लेकिन ऐनी मौके पे वहाँ पे एक अनजान लड़की आ जाती है। वो कोइची से कहती है आखिर लैब साफ करने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। इसी बहाने से फायदा उठाते हुए कोइची उठ के गन फेंकने जाता है जिसमें उसकी मदद वही अनजान लड़की करती है। जो बात युकाकू से हजम नहीं होती वो उसे अपनी कातलाना आंखों और अपने बालों से घूर रही होती है। दोनों ही जैसे गन गिरा देते हैं तो कोइची वहाँ से चला जाता है। तभी युकाकू उसी अनजान लड़की के पास आके कहती है कि बहानों ही बहानों में कोइची के करीब मत आओ, उससे दूर रहो। इसी तरह दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है। जैसे जैसे युकाकू जा रही होती है वही अनजान लड़की उससे पीछे से दोबारा से कहती है आखिर तुम कौन होती हो मेरे मामलों में टांग लड़ाने वाली। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगी। वो ये सब कुछ कह रही होती है कि इसी तरह युकाकू के बाल सीधा जाके उसके सर में घुस जाते हैं। घुसते ही वहाँ से युकाकू चली जाती है। तभी वो अनजान लड़की नोटिस करती है कि गार्बेज बर्नर के बाहर ही कुछ बाल जले हुए हैं। तो इसका मतलब कुछ जले हुए बाल ही इसी अनजान लड़की के सर में घुस गए हैं कि उस अनजान लड़की के बाल जलने लगते हैं। इसी समय वो अनजान लड़की अपने बालों से आग बुझाने के चक्कर में कुछ पानी से भरी बाल्टियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। युकाकू के बाल उसकी आंखों पे आ जाते हैं और उसके गिरने के बाद ही सारी बाल्टियां भी उलट जाती है। इस सब के बाद वो अनजान लड़की जब मदद के लिए पुकारती है तो युकाकू के बाल उसकी जुबान को भी पकड़ लेते हैं। कि ऐनी मौके पे वहाँ पे ओकियासु का स्टैंड द हैंड का यूज करके आग बुझाने के चक्कर में उसके कुछ बालों को भी गायब कर देता है। कि हाँ उससे उसकी जान बच जाती है। अगर हाँ अब उन्हें ये बात तो मालूम हो ही चुकी है कि युकाकू एक स्टैंड यूजर है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जोस्के, ओकियासु और कोइची तीनों के तीनों एक साथ बैठे होते हैं। जहाँ पे कोइची कहने लगता है कि वो उस लड़की से काफी तंग आ चुका है। इस बार टेस्ट में उसके मार्क्स भी पहले से काफी कम आए हैं कि उस लड़की ने उससे परेशान कर रखा है। जोस्के उसे होश दिलाते हुए कहता है अगर तुमने उससे ये जाके कहा तो तुम एक तरह से अपनी मौत को ही दावत दे रहे हो। तो अब प्लान ये है कि तुमने अब उससे अपने आप से नफरत करवानी है, साथ ही साथ ये एहसास दिलवाना है कि तुम इंतहाई फजूल आदमी हो। इस सीन के आखिर में जोस्के उससे दिलासा देते हुए कहता है कि वो इसके साथ पूरा शामिल है, साथ ही साथ ओकियासु भी। अब देखते ही देखते एक और बार फिर से सीन शिफ्ट होता है जो कि दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जब युकाकू घर को वापस लौट रही होती है कि पीछे से जोस्के और ओकियासु जानबूझ के कोइची की बुराइयां करने लगते हैं कि उस साले ने हाल ही में ही कुछ लड़कियों के अंडरवेयर्स चुराए हैं और वह साला शॉप लिफ्टिंग भी है, मतलब शॉप से चीजें चुराने वाला वगैरह वगैरह। यही सारी बातें जोस्के और ओकियासु बढ़ चढ़ के बोलने होते हैं, जबकि दूसरी ओर युकाकू भी ये सब कुछ अपने कानों से सुन रही होती है। हालांकि उनका जवाब दिए बगैर ही आगे चलने लगती है। अब वो कर भी क्या सकती है ना। तो मैं कहूँगा तुम लोग यहाँ पे जरा सल गलत हो। खैर यार जरूर उसने जोस्के और ओकियासु को तो कुछ नहीं कहा। अलबत्ता दूसरे सीन में वो चुपके से कोइची के घर में घुस आती है और अपने स्टैंडेबिलिटी का यूज करते हुए अपने बालों के कारण कोइची को सख्ती से जकड़ लेती है और उससे कहती है दिखने से तो लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो कोइची के टेस्ट पे भी नोटिस करती है। कोइची पढ़ाई में काफी अच्छा होता है लेकिन इस सब के बावजूद भी आज उसके मार्क्स बहुत कम आए हैं। यही देख के वो कहती है
फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो दूसरे मर्दों के पास नहीं है। और यहाँ पे ये चुड़ैल अपनी बात कर रही है। अपनी बात ही करते हुए वो कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से तमीज वगैरह सिखा दूंगी। कोइची अपने दिल ही दिल में कहता है, जोश के तुम्हारा प्लान भी बैकफायर्ड हो गया। हर बारी की तरह सीन शिफ्ट होता और इस बार दूसरे सीन में हमें कुछ नया देखने को मिलता। हमें एक सुनसान आइलैंड में एक सुनसान घर दिखाया जाता। इतना भी नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वो चुड़ैल कोइची को ही लाई होती है। साथ ही साथ कोइची उसी दौरान नोटिस करता है कि यहाँ पे टेलीफोन लाइंस भी कटी हुई है। फिर देखते ही देखते वहाँ पे युकाकू नाश्ता लेके आती है। एक तरफ तो कोइची को काफी भूख लगी होती है और दूसरी तरफ उसका सारा ध्यान उसके स्टैंड की एबिलिटी की तरफ होता है। तो यही वजह के कारण उससे एक अच्छे मौके के इंतजार में बैठना होगा और जब वो उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो वो यहाँ से छू मंतर गली हो जाए। दरअसल ये हैरी पॉटर में एक मंत्र होता है, खैर यार, इसका मतलब किसक लेना। अब जब कोइची उससे उसके स्टैंड के बारे में पूछता है तो युकाकू उससे जवाब देते हुए कहती है, इसी फरवरी में उस पे किसी ने एक एरो शूट किया था, जिस सब के बाद ही मुझे ये सारी एबिलिटीज वगैरह मिली। कोइची को ये तो पता चल जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पे निजिमोरा का हाथ है। इसके चलते ही कोइची उससे पूछता है, क्या तुम किसी और को भी जानती हो जिसके पास तुम्हारी जैसी कोई बाजार सी पावर्स हो? जो सुनते ही युकाकू तुरंत से इनकार कर देती है। ये जान के कोइची को थोड़ी तसल्ली होती है कि एटलीस्ट उससे ये तो नहीं मालूम कि कोइची भी एक स्टैंड यूजर है। सारी बातों के बाद युकाकू उससे नाश्ते के लिए कहती है। अभी कोइची भी खुद से अंदर ही अंदर से बातें करने लगता है और वो खुद को समझाते हुए कहता है, फिलहाल उससे वही सब कुछ करना होगा जैसे कि युकाकू कहेगी। अब जैसे जैसे कोइची खाने के मेज पे पेला नुवाला भी ले पाता, युकाकू तुरंत से उससे रोक देती है और वो कहती है कि पिछले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स काफी बुरे आए हैं। मैं जानती हूँ इंटेलिजेंस से बढ़ के भी काफी कुछ होता है, अगर ये स्कोर तो एवरेज से भी काफी कम है, जो कि काबिले कबूल नहीं है। तो अगले टेस्ट की तैयारी के लिए तुम्हें खाते खाते पढ़ना होगा। यूं ही देखते युकाकू उसके सामने 3 बॉक्सेस लगती है जिन पे लिखा होता है A-B-C रिस्पेक्टिवली। इस सब के बाद युकाकू उससे मजीद बोलती है, तीनों बॉक्सेस में सिर्फ एक राइट आंसर वाले में ही कुछ अच्छा खाने को पड़ा होगा। रह जाने वाले बाकी 2 बॉक्सेस में जो कि गलत आंसर होंगे, मैं जरूर कुछ बुरा खाने को ही रखा होगा। इसी दौरान वो उससे पहला क्वेश्चन पूछते हुए कहने लगती है, प्रिंस ऑफ्टन ने एक लिरिक्स गाया था, इसे फंकी म्यूजिक कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कोइची, इसका जापानीज में क्या मतलब है? यूं ही वो कोइची को 3 चॉइसेस देती है। हालांकि कोइची को इसका जवाब तो नहीं मालूम होता, मगर वो गैस करते हुए बॉक्स बी बोलता है और इस बार उसका जवाब ठीक ही होता है। वजह के कारण उस बॉक्स में से एग निकलते हैं और उससे खाने की इजाजत होती है। जिस सब के बाद कोइची से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है। पता कोइची को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मालूम होता, पर इस बार देखते ही देखते कोइची उसके फेस एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाते हुए करेक्ट आंसर की तरफ पॉइंट करता है, जो कि ठीक तो होता है, मगर बदकिस्मती से युकाकू को पता चल जाता है कि इसने मेरे फेस एक्सप्रेशन के कारण ही ठीक बॉक्स का चुनाव किया है। इसके सजा में युकाकू उसे मजबूर करने को जाएगी। गलत बॉक्सेस में जो भी निकलता है वो उसे खाना पड़ेगा। इसी तरह जो गन भी होता है वो उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है, जिस पे आखिरकार कोइची भी काफी परेशान हो जाता है। सबसे बढ़ के वो युकाकू के बिहेवियर से काफी तंग आ जाता है। ये वजह से कोइची वहां से फरार होने की कोशिश करने लगता है, मगर इससे पहले कोइची ज्यादा भी दूर में से जा पाता कि देखते ही देखते युकाकू बड़ी आसानी से कोइची पे बाड़ी पड़ते हुए उसे काबू कर लेती है, क्योंकि युकाकू ने उसके सर में भी अपने स्टैंड की एबिलिटी के कारण अपने बाल डाले होते हैं। युकाकू यहाँ पे उससे कहने लगती है, जरूर कोइची, शायद तुम इन सब में मुझसे नफरत करने लगोगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इस घर को छोड़ के जाने लगोगे, आज से लेके उस दिन में तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए किस हद तक सोचा, और आगे चलते हुए तुम इस बात को नहीं जुटलाओगे कि मैं युकाकू तुम्हारे लिए सबसे बेहतर लड़की होंगी। सब कुछ कहते हुए युकाकू वहां से जाने लगती है और जाते जाते कहती है, तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम ये दोनों नहीं खाते। और हाँ कोइची, एक और चीज, एक फेमस सीईओ की वेकेशन शुरू हो गई है। इसका मतलब अगली गर्मियों तक यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। खैर ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई आए या ना आए, क्योंकि मेरे पावर्स के कारण कोई तुम्हें यहाँ से मुझसे छील के ले जा भी नहीं सकता। अब कोइची अपना सर पकड़ते हुए इसी के बारे में सोच रहा होता है कि अगली समर तक। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।